वैसे सौरभ भाई सही कह रहे थे कि 10,000 वाले मैटर का जो है यहाँ पर खेला होता हुआ दिख रहा है। वो जो 10,000 रुपए खाते में गए उससे कहीं ना कहीं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। सौरभ भाई आपका रिएक्शन हाँ देखिए, उसके बाद शराबबंदी। हाँ। मैंने कहा था चुनाव का शुरू होने के 1 महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये जो महागठबंधन एनडीए, इसने अपने पक्ष में चुनाव कर लिया था। रही सही बसर जो है वो राहुल गांधी जी ने पूरी कर दी, जो बहुत बड़ी फूट और उसको एक बारीक लकीर तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी से खींच ली थी। सारे पोस्टरों से उनका चेहरा गायब था। ये कहीं ना कहीं उनको अनुमान था कि राहुल गांधी जी के माध्यम से नुकसान हो रहा है। तीसरा जो वीआईपी सीट पर साहनी साहब को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना, सीधा तो ये भी रहेगा मुस्लिम वोट 10,000 रुपए जो जमा किए गए जो महिलाओं के खाते में, इस पर तो जमकर घेरा था ना महागठबंधन ने, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत उन्होंने ऑफर किया था 30,000 का। लेकिन जनता, देखिए जनता बहुत चालू है, जो अगर उसके खाते में आ रहा है, चालू नहीं कहिए, समझदार कहिए, जनता समझदार है, चालू ही होती है। एक रिएक्शन लेते हैं सबसे जल्दी से। रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी देखिए, महागठबंधन के जितने भी वोटर थे, इनके नेताओं ने ही इनको कंफ्यूज कर दिया। आज जिस तरीके से मुद्दा को लेकर ये जनता के बीच में गए, इनके आपसी खींचतान से भी नुकसान हुआ है, इसलिए जीते ऐसा लग रहा है। चुनाव के दौरान आप विवेक भाई देखिए ना, 13 सीट पर इन्होंने एक ही गठबंधन के 2 घटक दल के प्रत्याशी थे। अब कंफ्यूजन में उनके वोटर थे, इन्होंने हाथ को वोट दे कि लालटेन को वोट दे, तो उन्होंने हाथ से लालटेन को बुझाने का काम कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो लोग है, लोग को इनके नेता ने कंफ्यूजन में डाल दिया। और जिस तरीके के एनडीए का जो सशक्तिकरण आपको दिखा है, ये 10,000 रुपए का जो आप कह रहे हैं, महिलाओं को जो सम्मान निधि दिया गया है, चाहे सशक्तिकरण के लिए, हम लोग सम्मान के साथ महिला को धन देते हैं, हम लोग उसको सशक्तिकरण की तरह बढ़ाते हैं। उनको पता है कि महागठबंधन के लोग पैसे देने के आड़ में पहले तो लॉलीपॉप कहते थे, अब वेलफेयर स्कीम कह रहे हैं। बनाकर यो कमाल है भैया, महिलाओं को नंगा करने का काम पहले दशक में करते थे। रंजन भाई पहले कहते थे लॉलीपॉप बांट रहे हैं, अब कहते हैं वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। कैसे कर देते हैं सब काम? ये आज ये वेलफेयर थोड़े है। 2005 में आप याद करिए ना, जब साइकिल योजना चलती थी, महिलाओं को और लड़कियों को जब स्कूल जाते, ठीक है, जल्दी रिएक्शन लेंगे, समय सीमित है क्योंकि अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। अभी एनडीए की सीटों का भी खुलासा हमने नहीं किया। मुन्ना हबीब खान जी से रिएक्शन, उसके बाद में इकबाल भाई और आनंद भाई आपके पास। एक सवाल मुन्ना जी से मेरा है, इसे मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि कहा जा रहा था कोट अनकोट अगर मैं करूं, वोट चोरी और वोट काटना, ये दोनों ही चीजें बहुत चर्चा में रही पूरे कैंपेनिंग के दौरान। लेकिन अभी हमने जब आंकड़ा पेश किया, एनडीए का करेंगे, लेकिन अभी जब हमने महागठबंधन का किया, बहुत घाटा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी भी वोट कटे हैं, अच्छे खासे वोट कटे हैं आपके। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, और 14 तारीख तक मुझे इंतजार करना चाहिए। और मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा गरमाया और लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए देश में किसी कोने पे जाइए आप, तो राहुल गांधी जी के ऊपर झूठ बोलने का लांछन कभी नहीं लगा है। आप एक 8 साल के बच्चे से भी पूछिएगा, सीधे बता दीजिए आप, आपकी समझ से, आपका जो विश्लेषण है ऑन ग्राउंड, जो आपके जो नेता है, जो लीडर्स है, जो आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, कौन सबसे अधिक काट रहा है आपके वोट? एआईएमआईएम है, बीजेपी काट रही? बीजेपी नहीं, कोई इस बार ठीक है। वापस लौटेंगे इस बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता दें, इंडिया डेली का सटीक एग्जिट पोल। तो देखिए, लगातार हम दे रहे हैं जानकारी कि किस तरीके से क्षेत्र दर क्षेत्र किस तरीके से स्थिति रही है, किस तबके ने किसको ज्यादा वोट किया, ये जानकारियां हम दे रहे हैं। एनडीए को 140 से 170 सीटें मिलने की उम्मीद है। विवेक, बिल्कुल, महागठबंधन को 40 से 90 सीटें संभव है। एग्जिट पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इंडिया डेली एम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल में आरजेडी को मिल सकती है 55 से 70 सीटें। ये एआई एग्जिट पोल में सामने आया है। आपको इसके अलावा बता दें कि लेफ्ट को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। ये एआई एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं। हमने टैली आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है और अब इस पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। मैं मुन्ना हबीब जी चूंकि बातचीत कर रहे थे, तो इसी बड़ी खबर पर पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से ले लेते हैं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट का रुख कर लेंगे। जी मुन्ना जी। जी विवेक जी, मैं पहले भी कह रहा था कि अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। 14 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर मैं भी रहा हूँ, बिहार को समझता हूँ। एक बात, दूसरी बात, मैं भी बिहारी हूँ, हमें पता है कि वहां पे इस बार क्या हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में
2005-10 का जो माहौल था बिहार का, वो नीतीश कुमार जी के और एनडीए बीजेपी के पक्ष में था। लेकिन इस बार बिल्कुल उसका उलट है। मैंने कई लोगों से बात भी की और कई पत्रकार आपके मिले भी, कई शहरों में मिले, तो सब जो निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ, 14 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जी, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। अनंत अमित जी, क्या यही आंकड़ा बाकी के भी पोल्स में देख रहे हैं? निश्चित तौर पे विवेक जी, हम आपके आंकड़े से बहुत उत्साहित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो काम किया और जो हमारा आकलन था, उसी आकलन के आधार पे आप जो दिखा रहे हैं, और बाकी चैनल्स भी जो जिस तरीके से बाकी का भी हमने देखा है, लगभग इसी पर है। लेकिन मुन्ना खान जी अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को झूठ बोल रहे, लेकिन बिहार में लोगों ने कहा, हम लोगों ने पूछा कि राहुल भाई, कंप्यूटर आपको 140 170 दे रहा है, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या 243 लेकर सेटिस्फाई होइएगा? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं विवेक जी, हम सेटिस्फाइड है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि अभी चूंकि एग्जिट पोल है, हम एग्जैक्ट पोल पे भी हम जाएंगे, 14 तारीख को देखेंगे। लेकिन मुन्ना खान जी को मैं कह देना चाहता हूं, मुन्ना खान जी अब झूठ की बात कर रहे थे ना, बिहार में सारे लोग गांव में कहते थे कि हम लोग पूछते थे भाई राहुल जी क्या है, तो बोला बहुत बड़का लबरा है। बिहार में सब कहा जाता है लबरा, तो मतलब झूठ से भी वो आगे थोड़ा। अमित जी, मुन्ना जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं हमें तो 14 तारीख का इंतजार है इस एग्जिट पोल को झुठलाने का। देखिए मुन्ना खान जी, ये 90 चुनाव राहुल गांधी जी ने हारा है, ये 91 चुनाव होगा हारने का, इसलिए मुन्ना खान जी को आदत सी पड़ गई है पिछले कई वर्षों से हारने की, तो इसीलिए इनके बातों पे हमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, इकबाल भाई का भी एक रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि वो लीडिंग पार्टी है और बिहार के मजबूत एक दल हैं, और जो तस्वीर यहां दिख रही है 55 से 70 तक और बीजेपी 70 से 90 तक। हालांकि बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर रहती है सीट वाइज। अगर हम देखें 2020 का भी आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी टक्कर थी। तो इस पर मैं चाहूंगा इकबाल अहमद जी क्या रिएक्शन देंगे इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के एग्जैक्ट पोल पर? अभी मैंने आपके एग्जिट पोल पर बात किया, नीचे वाले को लेकर के तो आपने कंफ्यूज कर दिया कि ये तो एआई को भी आप झूठ डाल रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आनंद जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको भी अभी भी आपके इस आंकड़े पर कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है। निश्चित रूप से मैं भी बिहार में गया था, चारों तरफ मैं भी घूमा हूँ। मैं इस वक्त रोहतास में हूँ, आपसे जो लाइव कर रहा हूँ, सासाराम से बैठ करके मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने करागर भी गया, मैं चेनारी भी गया, मैं दिनारा के गया, डिहरी गया, मैं सासाराम में था, तो मैंने भी चारों तरफ देखा लोगों का क्या रुझान था। और ठीक है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आपका है, तो हम इस पर ज्यादा है टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कर लीजिएगा, 14 तारीख का इंतजार कर लीजिएगा। मैडम आप घबराते क्यों? बिल्कुल निश्चित रूप से, अरे हम भाई निश्चित रूप से, मैं आप भी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अच्छा। जब समय आएगा तो फिर मैं आपके सामने मैं खुद आऊंगा, डरूंगा क्या? अरे ठीक है, जनता ने देखे ये लोकतंत्र है, इस पर बहुत जल्दी कहना। मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन फारसी नहीं पढ़ पाता आपको हबीब साहब पढ़ा देंगे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो। अच्छा। जानते हैं, बहुत जानकार आदमी है। अच्छा, तो अच्छा। अभी हमें कुछ कहना बहुत जल्दी है, लेकिन ठीक है, आपका लोकतंत्र है, आप भी जो चैनल वाले हैं, आप लोग भी पूरा समय दिया है बिहार के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लड़के, आपकी पूरी टीम लगातार संघर्ष की है, और एक एक डाटा को जुड़ाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन 14 तारीख को जो फैसला आएगा, जो जनता का फैसला होगा, इसमें तो टीका टिप्पणी है। ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को हम ज्यादा इस पर खींचातानी हम करेंगे नहीं। 14 चलिए, एग्जिट पोल पर टिप्पणी करने से वैसे भी बहुत नेता बचते हैं, क्योंकि अगर उनके फेवर में डेटा नहीं होता तो बहुत रिएक्शन नहीं देना चाहते हो, कहते हैं कि हम चलिए नतीजे का इंतजार करेंगे। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं सौरभ दुबे जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। ओवरऑल जो तस्वीर हमने पेश की है, जो रखी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लेफ्ट है वो कांग्रेस का भी वोट काटती हुई दिखाई दे रही है और आरजेडी का भी वोट काटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपस में सामंजस्य था नहीं। जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस पर सीपीआई भी अपना कैंडिडेट उतार करके लड़ रही थी, और आरजेडी के साथ कंफ्यूजन तो था ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और उतनी ही सीटों का नुकसान जो है वो महागठबंधन को हो रहा है इनके बीच में। सिर्फ लेफ्ट या फिर प्रशांत किशोर का देखिए, मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी की हर जगह जमानत जब्त होगी, इसलिए आप पहले चरण से देखेंगे उनको 2-3 दिन पहले वो शांत होकर बैठ गए और अभी तक वो शांत हैं। मैं दुबे जी, मैं प्रॉब्लम यहां देख रहा हूं एग्जिट पोल, एआई एग्जिट पोल में, एनडीए की टैली में, जहां एलजेपीआर बहुत मजबूत दिख रही है और जेडीयू जो है वो 30 से 40 के बीच में रुकती हुई दिख रही है। तो ये जेडीयू का रहा है डाउनफॉल दिखा है, मतलब पिछले 2 इलेक्शन से आप देखेंगे। तो यहां पर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, जहां पर एलजेपीआर कुछ बड़ा क्लेम कर सकती है, क्योंकि एलजेपीआर ने पहले भी तेवर दिखाए हैं।
देखिए बहुत ही जो एनडीए मुझे लग रहा है कुछ मुसीबत के आसार दिख नहीं रहे हैं। एनडीए का गठबंधन है बहुत सुलझा हुआ है और अभी भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी होना है, विधायक दल का नेता चुना जाना होगा, वो पार्टी संगठन एनडीए तय करेगा। लेकिन एक बड़ी बात इस चुनाव के पहले यही थी कि भारतीय जनता पार्टी वो उसकी सीटें बढ़ने वाली है और वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जदयू की यथास्थिति मानी गई थी क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी कानूनी व्यवस्था हैं तमाम ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी को उसका सामना करना पड़ता है। और उन सारी चीजों के अंदर पिछले 2-3 महीने में कुछ ऐसे प्रकरण हुए जैसे हत्याकांड हुए हॉस्पिटल के अंदर घुस करके, अस्पताल के अंदर, सड़कों पर, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट मुझे लगता है जदयू के ऊपर पड़ा है। लेकिन फिर भी कोई 20 साल से सत्ता में हो और तब भी अगर इस आंकड़े पर हो तो मुझे लगता है कि ये उसकी जीत मानी जाएगी और ये जनता का जो जनादेश है ये सुशासन के रूप में जो है वो स्थापित होगा। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा सबक होगा महागठबंधन के लिए जो लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहा है। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा? रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी मैं हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ विवेक भाई, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से आंकड़े आपके दिखा रहे हैं 170, 140 से 170 आज खुश तो बहुत सीटें होंगे आप, आए खुश हम तब भी होते हैं 2020 में और आज में कोई परिवर्तन नहीं है आपके एग्जिट पोल में। तब भी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे और आज भी विपक्ष के नेता रहेंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस ज्यादा आपके एग्जिट पोल से थोड़ा सा मैं ये जरूर हूं कि आप मेरे पार्टी को 14 से 18 सीट दिखा रहे हैं, जबकि हम लोग 20 से 25 सीट के तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे नेता ने 172 सभाएं की, 14 रोड शो किए और एनडीए के जितने भी सीट हैं वो सीट में अपनी भूमिका। अरे रंजन भाई गनीमत है, 25 में 30 नहीं बोल दिया आपने जी। अब हमको लगा 25 में 30 बोल दीजिएगा ना, हम लोग महागठबंधन नहीं भाई, 243 सीट से हम 253 पे नहीं लड़ते हैं। हम लोग को इतना पता है कि हम लोग को 243 सीट पे ही लड़े हैं, हमारे गठबंधन के लोग भी लड़े 243 और इसी में से रिजल्ट हम लोगों को आना है और हम लोग मजबूत सरकार बनाएंगे। अब चलिए, हम लोग को इतना पता है। ये हमने डेटा सामने रख दिया, लेकिन इस डेटा को जो एक्सट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने किया है, जिस शख्स ने किया, उनका नाम है यश अवस्थी। वो फाउंडर हैं एएम एनालिटिक्स के और बहुत मेहनती और मेहनतकश व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत से डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो उनसे समझ लेते हैं कि ये डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किए और इस नतीजे पर वो कैसे पहुंचे हैं। यश अवस्थी जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, और जरा दर्शकों को आप जल्दी से संक्षेप में आसान भाषा में समझाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। हम लोग जो एएम एनालिटिक्स स्टार्टअप है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेशन में भूतकाल का डेटा लेती है, वर्तमान काल का डेटा लेती है और भविष्य प्रिडिक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं, जो पारंपरिक सर्वे होता है उसमें हम लोग जाते हैं तो 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 तक का लोगों तक पहुंच सकते हैं। चलिए 50,000 सैंपल साइज ले लीजिए। जी जी, 50,000 आप सैंपल साइज ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर 10 टू द पावर 19 डेटा पॉइंट से भी ज्यादा का सैंपल साइज है, जिसको हिंदी में 1 महाशंख से ज्यादा और अंग्रेजी भाषा में वेस्टर्न में 10 क्विंटिलियंस कहा जाता है। ये डेटा पॉइंट्स हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो विद्या है ये एकमात्र विद्या है जो भारत ही में है और यह विद्या के जनक जो थे एस रामानुजन जी ने इसकी शुरुआत करी थी। कितना सटीक हो सकता है जी? तो इसकी एक्यूरेसी जो है 99.99% आई थी और उसका कारण सटीकता का यह है कि इतनी एक्यूरेसी आपकी तभी आती है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों तो फिर आपने इतना लंबा मार्जिन क्यों लिया? आपने बीजेपी से 70 से 90 20 सीटों का मार्जिन पकड़ रखा है, तो आपने जेडीयू में 10 सीटों का मार्जिन पकड़ रखा है। जी जी जी, उसका कारण यह था कि जैसे अभी अब अगर हम हॉट सीट्स के भी विषय में बात करें तो ये डेटा जो है 10 तारीख की रात्रि 10 बजे तक का है। इतना ही डेटा ग्रेस्प हुआ था। इसमें कई जगह कांटे का कंपटीशन है और जब हम एक पार्टीज का निकाल रही थी हमारी टीम, तो अंतर जो है एक पार्टीज में 7 से 9 सीट का आ रहा था और फिर भी 2-3 सीट्स ऐसी थी जिसमें मार्जिन 1000, 2000, 3000 था। तो इसीलिए जब एक पार्टी में 7 से 10 का मार्जिन आता है, इतना बड़ा सैंपल साइज है आपका यश जी, सवाल तो ये भी लाजमी उठेगा ना कि जब आप ग्राउंड पर गए या आपके जो कोलीग्स है जो गए, जिन्होंने पूछा लोगों से, जो कि ग्राउंड पर उतरे सीधे सीधे और लोगों से जाना कि उनका मूड क्या है, मिजाज क्या है। विशेष बात यही है इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के सर्वे की कि हम ग्राउंड पे हमने एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा
क्या होता है ये दिलचस्प चीज है। जी जी। तो जब हम लोग किसी चीज से कोई पूछते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोग सच ही बताएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह प्रमाण देती है कि बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में यह बताया जाता है कि एक इंसान 3 से ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज कर पाता है, उससे ज्यादा ह्यूमन क्षमता नहीं होती, मानव क्षमता नहीं होती। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने डेटा पॉइंट्स को लेती है, ठीक बात तो है, वो फ्यूचर चलिए जो अभी कह रहे थे भाई साहब की इकबाल जी की हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, उम्मीद है आपको फारसी आती होगी, तो आपके लिए अभी 14 तारीख के हिंदी और फारसी दोनों एक हो जाएगा। अब 14 तारीख नतीजा आएंगे, उस दिन हम आपका ये डेटा भी सामने रख देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हॉट सीट्स में आपने कौन कौन सी सीट कैलकुलेट की और वो जल्दी से आप दर्शकों को बता दीजिए उन सीटों पर क्या अनुमान है। जी जी बिल्कुल विवेक सर, धन्यवाद। तो तारापुर की विधानसभा सीट जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आती है, मैं शीघ्र बता देता हूं, सम्राट चौधरी जी हमारी तरफ से विनर ही हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफी थी। जी जी वो जीत रहे हैं। लखीसराय जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है उसमें विजय सिन्हा जी लड़ रहे हैं, डिप्यूटी सीएम हैं। तो वो वहां पर बहुत कांटे की टक्कर है। 10 तारीख को रात्रि 10 बजे तक विजय कुमार सिन्हा जीत रहे थे, लेकिन अंतर 1000 से भी कम था। तो यहाँ कोई भी जीत सकता है। सीट है। जी जी, कांग्रेस के अमरीश जी जी नोट कर लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जी थर्ड सीट है राघोपुर की, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां से तेजस्वी यादव आरजेडी से जीत रहे हैं। राघोपुर जी जी राघोपुर। जो हारेंगे वो है बीजेपी के सतीश कुमार यादव, जन स्वराज के चंचल सिंह और जेजेडी जनशक्ति दल के प्रेम यादव जी। तो संक्षिप्त में बताऊंगा कैसे आ रहे हैं। अलीनगर की जो सीट है जहां से मैथिली ठाकुर जी लड़ रही हैं, बड़ी कांटे की टक्कर रहती थी, इसमें 3-4 हजार के मार्जिन से इतिहास में जीत रहे थे, लेकिन इस बार मैथिली ठाकुर यह सीट निकालती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस को नजर आ रही है। गया टाउन विधानसभा जो गया डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें प्रेम कुमार जी जो 8 बार से जीत रहे हैं 1990 से, इस बार भी जीतेंगे। और हारने वाले जो कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ जी और जेएसपी के धीरेन्द्र अग्रवाल जी रहेंगे। बेलागंज विधानसभा सीट जो गया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से 35 वर्ष से आरजेडी का शासन था, लेकिन जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर का, मैं कभी बेलागंज गया नहीं हूं, मेरा कोई टीममेट नहीं गया है, लेकिन विकास के नाम पर वहां पर ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग भी अगर देख लें तो एक शायद सड़क भी प्रॉपर नहीं है। तब भी 35 साल शासन करने के बाद इस बार बदलाव की बयार आएगी। उपचुनाव में जो हुआ था अभी वो फिर से होगा और आपको मनोरमा देवी जो जेडीयू से है वो जीतती हुई नजर आएंगी। आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह हारेंगे। जो पहले के जो यहाँ पे विधायक थे वो अब सांसद बन चुके थे पिछले साल, उनके जाने का भी नुकसान हुआ है और विकास के नाम पर इस सीट पर कुछ भी नहीं है। बिहार शरीफ जो सीट है जो नालंदा की है, वहां से डॉक्टर सुनील कुमार 2000 से जीत रहे हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, फरवरी अक्टूबर में, फिर 2010 जीते, 15 जीते, 20 जीते। इस बार भी ये सीट निकालेंगे। तेज प्रताप यादव का नहीं बताइएगा क्या? बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। हर सीट का किया है। महुआ जो सीट है वैशाली की, जो जिनको बड़े प्रोफाउंडली तेजू भैया कहा जाता है, वो एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर महागठबंधन को हराने के लिए। वो जेएसपी और ये एआईएमआईएम से मिलकर इतना अंतर डाल रहे हैं कि महुआ सीट पे कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन 10 तारीख की रात्रि 10 बजे संजय कुमार सिंह जी। मेरी दिलचस्पी अब उन सीटों पर भी है जो जहां पर कहा जा रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, फ्रेंडली जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पर क्या खेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी है, प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनके सामने खड़े हैं राजद के और साथ ही साथ कांग्रेस के, तो एक साथ कैसे चुनाव लड़ रहे हैं भैया? जी जी, इसमें एक और भी फैक्ट है। सगौली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्चा निरस्त हो गया था, तो जिनका आरजेडी का पर्चा निरस्त हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जो है जेजेडी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी जो थी तकरीबन 11 सीट्स हैं जो मेरी टीम ने मुझे भेजी हैं। वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, नरकटियागंज, राजा पकड़, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर, चैनपुर, गौरा बोरा और सुल्तानगंज। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स में एनडीए निकलती हुई नजर आ रही है। एक मैं बस 1 सेकंड और लूंगा। मोकामा की घटना का प्रभाव पड़ा, जेडीयू पर व्यक्तिगत रूप से पड़ा, एनडीए पर उतना नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत कुमार सिंह जी सीट निकाल रहे हैं। एक सीट जो फंसी हुई है वो रघुनाथपुर सिवान की है, जहां पर कोई भी जीत सकता है। विकास कुमार सिंह जी हल्का सा आगे दिख रहे हैं। ये बताइए सीमांचल का क्या होने वाला है? सीमांचल पर कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया आपने? अरे सर बिल्कुल, सीमांचल में ओवैसी फैक्टर क्या रहा है? ओवैसी फैक्टर ही वहां पर प्ले करा है। मैं आपको बताऊं, सीमांचल में जैसे हम लोग सीट्स मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज देख रहे थे, तो किशनगंज में 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 76% वोटिंग हुई किशनगंज में। बिल्कुल बिल्कुल। और मात्र 4 विधानसभा सीटें, 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कटिहार में 7 सीटें हैं, 43% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अररिया में 6 सीटें हैं, 42% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और पूर्णिया में 7 सीटें हैं, 38% मुस्लिम पॉपुलेशन है। दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप एआईएमआईएम की बात करते हैं तो इन्होंने जीडीए फॉर्म किया था। जीडीए है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। यहां पर वो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी से लड़ रहे थे। और जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने मिलकर
ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। हम लोग जो है 1 से 4 सीट जिता रहे हैं उनको, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर ये बता रहा है, लेकिन वो हरवा कईयों को देंगे और उसका मुख्य कारण रहेंगे। कितनी सीटें एआईएमआईएम को दी हैं आपने 24 में से? जी, हिमाचल में 24 में से 2 सीटें दी हैं। टोटल जो उन्होंने सब लड़ी हैं, जो पहली लिस्ट इनकी 25 सीटों की आई थी, तो टोटल मिला के 1 से 4 सीट एआईएमआईएम को आपको। अब पीके भैया का भी बताइए दीजिए, अब इतना बताई दी है तो। पीके भैया को 3 से 5 सीटें प्राप्त होंगी। प्रशांत किशोर जी का मैं एक और फैक्टर बताता हूं, वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी बात आ रही थी कि वो जहां से तेजस्वी यादव जी हैं वहां से लड़ रहे हैं, या फिर एक और सीट आई थी वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो अगर चुनाव लड़ते किसी को कोई और सवाल अगर सौरभ जी से मेरा सवाल था नहीं, अगर इनसे किसी को सवाल करना हो तो वो पूछ लें। देखिए, मेरा एक सवाल है, ये जो 3 से 4 सीटें 5 सीटें पीके साहब को दे रहे हैं जी, मुझे तो लगता नहीं कि पीके साहब का इस बार खाता खुलेगा, क्योंकि पूरे चुनाव के पहले तक तो वो दिखाई दिए, लेकिन वोटिंग के 2 दिन पहले से आज तक अगर आप देखें हैं, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीके साहब नजर नहीं आए पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन थर्ड ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वो हो सकता है कुछ परसेंटेज पॉइंट कुछ परसेंट हो सकता है उनको वोट पड़े, बस उतना ही मुझे अनुमान है, इससे ज्यादा क्या आपको क्या लग रहा है सौरभ जी, कौन सा वो फैक्टर है जहां चूक गए प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी एक तो नई पार्टी है, दूसरी की इसके अंदर जो है तमाम पहले से ही बहुत सारी पार्टियां बिहार के अंदर हैं। देखिए, मुख्य जो है वो तेजस्वी यादव जो आरजेडी है, उनके वोट बैंक अपना फिक्स वोटर है। उनका जो एमवाई समीकरण है, जो एम समीकरण है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा प्रहार किया कि मछुआ अगर मल्लाह के बेटे को आप उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं तो 13% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, इसलिए वो सीधा सीधा विरोध में गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो एम समीकरण अलग हुआ, वाई समीकरण में उनके भ्राताश्री है, अगर वो 2-2, 500 वोट भी काटते हैं 43-45 सीटों पर जितनों पर लड़े हैं, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंच रहा है। ऐसा एनडीए गठबंधन में आपको एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला। यश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो यहाँ एमवाई फैक्टर की ये बात कर रहे थे, तो दर्शकों को यह बता दूं, एमवाई यहाँ पर दो मीनिंग है इसके। एमवाई होता है मुस्लिम और यादव। एक यहाँ पर जो बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है वो है महिला और यूथ। मैं कुछ सीटों का विवरण आपको संक्षिप्त में देना चाहता हूं, हमारे पास समय की कमी है। गोपालगंज में आउट वोट किया है वुमेन ने मेन को, महिलाओं ने पुरुषों को 17.71% महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। ओवरऑल महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है इस बार। जी, हालांकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये पिछले इलेक्शन में भी सेम था, 2020 में भी। जी, लेकिन 2020 में मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज 60.60% था। इस बार ये मैक्सिमम वोट परसेंटेज 76 को पार कर गया। तो क्या वो 10,000 वाला इंपैक्ट है जो आपके सवाल के जवाब में आया? बिल्कुल सही 10,000 वाला इंपैक्ट, बिल्कुल सही बोले आप। वो ही खेल कर रहा है। जी, और ये तुरंत का फैक्टर है। 75 लाख अकाउंट्स में 10,000 रुपए चुनाव से ठीक 1 महीने पहले देना एक ऐसा फैक्टर था जो तुरंत प्ले करा। आपने 1 साल पहले क्या किया था, इससे जनता ने ध्यान दिया। ये जनता की माइंड से आउट नहीं हुआ और इसको लेकर वोटिंग एक एमवाई समीकरण और है जो सबसे ऊपर चला जाता है, वो है मोदी और योगी का समीकरण। हर चुनाव में जो एमवाई समीकरण है भाजपा का, चलिए ठीक है, अब देखेंगे 14 नवंबर को सबसे तेज नतीजे आप लोगों के साथ। आप सभी मेहमानों को मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा। 14 नवंबर को आप सभी आमंत्रित हैं इंडिया डेली के इस मंच पर बातचीत करने के लिए और रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए। फिलहाल जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 14 नवंबर को सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे